नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारती। आज हम संख्या और संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ के बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 12 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि शुरू की विषम संख्याओं का योग हम कैसे पता करते हैं, जल्दी से हमें पता करना है। तो उसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसको समझ गए होंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और जो नहीं समझे हैं मैं आगे बता ही रही हूँ, समझ जाएंगे। 12 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं का योग हमको पता करना है। और हमने पिछले वीडियो में जैसा कि पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था शुरू की विषम संख्याओं का योग हम कैसे पता करते हैं, है ना। तो शुरू की विषम संख्याओं का योग पता करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर 12 से लेकर 40 तक की है, यानी कि 12 और 40 के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं उन संख्याओं का टोटल कितना योग होगा, और वो सारी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है ना, बहुत इजी है। इसके क्या करेंगे, 12 से लेकर 40 तक की संख्याओं को हमको पता करना है, और हमें ये पता है कि 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं में के बीच में जो भी विषम संख्याएं आती हैं उनका योग हम कैसे पता कर सकते हैं। तो हम एक ट्रिक और दूसरी अपनाएंगे। क्या करेंगे, पहले हम 1 से लेकर 40 तक की सारी विषम संख्याओं का योग पता कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर 12 तक की सारी विषम संख्याओं का योग पता कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसमें से यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको घटा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये वाला आंसर पता चल जाएगा 12 से लेकर 40 तक। अब इसको इस तरीके से समझिए कि हमारे पास एक लाइन है जहाँ यहाँ पर 12 नंबर बैठा हुआ है, और यहाँ पे 40 और यहाँ पर 1। हमें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक को हमें कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं ये हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक सारा काउंट कर लेंगे। ठीक है, और अगर इस वाले हिस्से में से कोई, आप इसको मेज का एक हिस्सा समझ लीजिए। मेज का एक हिस्सा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट एक ये है, और एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट पर 1 लिखा है, एक पे 12 और एक पे 40। ठीक है, हमें इस वाले हिस्से को अलग करना है ना। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा होना चाहिए, है ना। तो हमने इतना हिस्सा ले लिया। फिर हमें जब इसको अलग करना होगा तो हम ये वाला हिस्सा काट के इसमें से अलग कर देंगे ना, तो हमारे पास 12 से लेके 40 तक वाला हिस्सा बच जाएगा। यही वाला काम हमको यहाँ करना है। पहले 1 से लेके 40 तक की सारी विषम संख्याओं का योग हम पता कर लेंगे कितना आ रहा है। फिर उसमें से 1 से लेके 12 तक के बीच में जो भी विषम संख्याएँ आती हैं उनका योग पता कर लेंगे, और फिर इस वाले योग में से ये वाला योग हम घटा देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 12 से लेकर 40 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका योग कितना होगा। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1 से लेके जहाँ तक की भी विषम संख्याएं हमसे पूछी जा रही हैं, उन टोटल विषम संख्याओं का योग जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस टोटल नंबर को हम स्क्वायर कर लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। n स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला x स्क्वायर बताया था, n कहिए उसको या x कहिए, n क्योंकि नंबर को बताता है इसलिए हम n को ही यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। प्रारंभ की n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, n स्क्वायर होगा, है ना। तो प्रारंभ की n हमारे पास कितनी है, 40। तो प्रारंभ की 40 विषम संख्याओं का योग, प्रारंभ की 40 नहीं, 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 40 के बीच में कितनी विषम संख्याएं आएंगी। देखो आधी तो इसमें से सम संख्याएं हो जाएंगी, है ना। अगर हम 1 से लेके 40 तक की गिनती करें, 1 + 2 + 3 + 4, तो इसमें ये तो विषम संख्याएं नहीं हैं, ये तो सम संख्याएं हैं, यानी कि आधी संख्याएं तो सम संख्याएं हैं, बाकी की बची आधी हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो टोटल 1 से लेके 40 के बीच में कितनी सम और विषम संख्याएं होंगी, आधी आधी। 40 हमारे पास नंबर है, तो 40 का हम आधा कर देंगे, टोटल कितना आया, 20। 20 हमारे पास विषम संख्याएं हैं और 20 ही हमारे पास सम संख्याएं हैं। ठीक है,
तो हमें फ़िलहाल लेना है विषम संख्याओं को, तो हम यहाँ पे विषम संख्याएं ही लेंगे। कितनी लेंगे? 20, यानी कि शुरू की 20 विषम संख्याओं का योग हमको पता करना है, ना कि 40 तक की विषम संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 20 स्क्वायर, 20 विषम संख्याओं का योग, 20 का स्क्वायर है ना, ये n स्क्वायर हो जाएगा 20 स्क्वायर। और फिर क्या करना है हमें? 1 से लेकर 12 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी? यानी कि 12 का आधा, 12 का आधा यानी कि 6। ठीक है, तो प्रारंभ की 6 विषम संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। कितना आएगा? 20 स्क्वायर बराबर 400 आ जाएगा ना। करके देखिए इसको, 20 गुणा 20 स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था 2 बार गुणा होना उस संख्या का, उसी संख्या में 2 बार गुणा हो जाना। तो 0 0, 2 का पारा 0 में 0, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये? 400 सही आया है। अब 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 6 6 जा 36। अब क्या करना है हमको? मैंने आपको बताया था हम इस वाले में से इस वाले योग को घटा देंगे। तो 400 में से हम 36 को घटा देंगे, कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बचा 3, 364। तो इसका आंसर कितना आएगा? 364। ठीक है, इसको करके देखिएगा, सारी संख्याएं लिख कर देखिएगा यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो 10 सेकंड के बाद मिलते हैं, जब तक कोशिश कीजिए कि कैसे सॉल्व होगा। ऐसे ही होगा जैसे कि हमने ऊपर वाला किया है, ट्राई कीजिए एक बार। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये ऊपर वाले के तरीके से ही सॉल्व होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुरू की मतलब मैंने आपको बताया था ना, पहले हम शुरू की निकाल लेंगे फिर हम बाद की निकालेंगे। इसमें भी हमें यही करना है। पहले क्या करेंगे? 1 से लेकर 25 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएँ आती हैं उन सबका टोटल ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे? 1 से लेकर 16 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएँ आती हैं उन सबका टोटल ज्ञात करेंगे। और फिर यहाँ जो भी टोटल आएगा उसमें से इस वाले टोटल को घटा देंगे। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, पहले हमें वो पता होना चाहिए। वो था, हाँ मैंने x ही बताया था आपको, x गुणा x प्लस 1, है ना, ये वाला फॉर्मूला था। ये वाला फॉर्मूला हम अपना लेंगे। तो 1 से लेकर 25 तक के बीच में पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी सम संख्याएँ होती हैं। तो इसमें संख्याएँ होंगी, कितनी होंगी सोचिए? इसमें संख्याएँ होंगी 12। एक बार करके देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब 25 तो हमारी विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, यानी कि कहाँ तक? 24 तक होंगी। इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 संख्याएं हैं टोटल। ये मैं हटा देती हूँ। अब हमें इस वाले फॉर्मूले को अपनाना है। तो प्रारंभ की 12 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 12 प्लस 1, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 ये अंदर आ जाएगा 13। अब 12 को गुणा कर देंगे हम 13 से। 12 3 36 का 6, 3 कैरी, 12 1 12 और 3 15। ठीक है, 156 आ गया इसका। अभी नेक्स्ट 1 से लेकर 16 तक के बीच में कितनी सम संख्याएँ होंगी? 16 का जस्ट हाफ यानी कि 8 सम संख्याएँ होंगी। तो प्रारंभ की 8 सम संख्याओं का योग कितना होगा? वापस यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो ये कितनी है? 8 गुणा
8 + 1, अब यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 8 है, 8 9 जा 72, इसका आया 156, इसका 72, 156 में से हम 72 को घटा देंगे, 156 - 72 कितना आया, ये 6 में से 2 गया 4 और 15 में से 7 गया 8, हमारा आंसर आ रहा है 84। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम भी हो, विषम संख्या भी हो, यहाँ संख्या और लिख लीजिएगा, जो विषम संख्या भी हो वो कौन सी है। तो ये एक लाइन का आंसर है, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में अभी भी आंसर आ गया होगा, मैं बता ही देती हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि विषम भी है वो केवल 3 ही है। ठीक है, वो 3 ही संख्या है। अभाज्य तो आप समझ ही रहे होंगे ना, वो संख्या जो कि खुद से और 1 से, केवल इन 2 अंकों से ही विभाजित हो सकती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है 3 और साथ में ही विषम संख्या भी है सबसे छोटी। ठीक है, वो संख्या जो विषम भी है, ये लिखा, अगर विषम नहीं लिखा होता तो वो 3 नहीं होती, तो वो 2 होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 + 22 + 23 और ऐसे करके 40 तक की प्राकृत संख्या का योग, ये भी इसी तरीके से है जैसे ये है ना। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 21 से स्टार्ट हो रहा है 40 तक, 21 से लेकर 40 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग हमको पता करना है। तो कोशिश कीजिए, मिलते हैं 10 सेकंड के बाद। तो मैंने आपको बताया जैसे 21 22 23 40, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 21 से लेकर 40 तक की सारी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। अब ये 21 से लेकर 40 तक की सारी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 40 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग पता करेंगे कितना होता है। फिर क्या करेंगे, 1 से लेकर 21 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग पता करेंगे कितना होता है। फिर इसके योग में से इसका योग हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 21 से लेकर 40 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ रहा है ना। तो हम यही करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, x गुणा x + 1/2 है ना। ये फॉर्मूला बताया था मैंने प्रारंभिक की प्राकृत संख्याओं का योग जानने के लिए, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। 1 से लेकर 40 तक, अब कितनी होंगी 1 से लेकर 40 तक की सारी प्राकृत संख्याएं। अब इसमें देखो आधी संख्याएं नहीं करेंगे हम, इसमें सारी संख्याएं ही आएंगी, यानी कि 1 से लेकर 40 तक में टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 40 संख्याएं ही होंगी। ठीक है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1 से लेकर 40 तक की प्राकृत संख्याओं के लिए 40 गुणा 40 + 1/2, ये हो जाएगा 41। इसको हम काट देते हैं, अब इसको इसमें यहाँ पर कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। 20 को 41 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 820। ठीक है, करके देख लेना, 820 ही आएगा। 20 को हम 41 से इंटू करेंगे तो 820 आएगा। ये आ रहा है हमारा टोटल 1 से लेकर 40 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का। अब क्या करना है, मैं 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक कितनी संख्याएं हो गई, 21 संख्याएं। ठीक है, तो 1 से लेकर 21 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा, 21 गुणा 21 + 1/2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंदर 21 गुणा यह आ जाएगा 22/2। अब ये 22 जो है ये 2 से कट जाएगा, इसको हम काट लेते हैं, यह आ जाएगा 11। 11 की 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 1 11 का 1, 11 2 22 और 1 23। ठीक है, ये आ जाएगा 231। अब 820 में से हमको 231 को घटा देना है ताकि हम ज्ञात कर सकें 21 से लेके 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संख्या और संख्या पद्धति में थोड़ा आगे बढ़कर भाग और भागफल और शेषफल की। सब पता है ना सभी को कि भाग क्या होता है, भागफल क्या होता है, उसमें फिर भाजक क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा। तो कुछ संख्याएं हमें इस टर्म में दे रखी होती हैं। सपोज हमारे पास कुछ संख्या है
तो इसका क्या मतलब होता है कि जो ऊपर जो संख्या लिखी है उसको नीचे वाली संख्या से भाग दिया जा रहा है। सपोज़ हमारे पास जो ऊपर वाली संख्या है ये 49 और नीचे वाली संख्या है 5। तो इसका क्या मतलब है कि 5 से हम 49 को भाग कर रहे हैं। भाग कैसे करेंगे? 5 और 49 को यहाँ लिखेंगे, इसको भाग करके देख लेते हैं। इसी तरीके से करेंगे ना, भाग करके देख लेते हैं। 5 9 जा 45, 9 में से 5 गया, यहाँ बचा 4। ठीक है, अब 9 में से 5 को जब हमने घटा दिया, नीचे बच रहा है 4। इसको क्या बोलते हैं हम? 5 से हमने 49 को भाग किया तो यहाँ पर उत्तर आया 9, इसको क्या बोलते हैं हम? और जब हमने 5 से इसको भाग किया तो ये 5, इसको क्या बोलेंगे? कौन सी संख्या है? और जो ये बीच में लिखी हुई है इसको क्या बोलेंगे? इनके कुछ नाम होते हैं, उन नामों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो जो संख्या भाग कर रही होती है, जिससे कि भाग दिया जा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो भाजक यानी कि वो संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, जिससे भाग दिया जाए या जिससे भाग किया जाए। ठीक है, उसके बाद ये वाली संख्या, ये रही भाजक। ठीक है, ये वाली संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे? ये वो संख्या है जिसको भाग किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, तो भाज्य वो संख्या जिसको भाग किया जाए। यहाँ पे किया कर लो। ठीक है, फिर ये 9 क्या है? ये हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हो रही है। तो जो संख्या हमको उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भागफल। भाग का उत्तर है ना, इसलिए भागफल। ठीक है, भागफल यानी कि भाग का उत्तर। अब लास्ट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 बच रहा है। इस 4 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शेषफल। अंत में जो भी संख्या बचती है उसको हम बोलते हैं शेषफल। अंत में बची संख्या। ठीक है, तो ये सबके नाम हमको पता चल गए। अब सपोज हमें इन 4 संख्याओं में से कोई एक संख्या नहीं पता है, बाकी की 3 पता हैं, तो उनको हम कैसे पता करेंगे? इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सपोज हमारे पास भाजक है, ठीक है, भाज्य है, भागफल है, लेकिन शेषफल हमको पता नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, भाग करके भी हमको पता चल जाएगा, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास शेषफल है, भागफल भी है, भाज्य नहीं है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे? या फिर भागफल है, शेषफल है, भाज्य भी है, लेकिन भाजक नहीं है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे? मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगी जिससे कि हम इन सारी की सारी संख्याओं को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हमको भाज्य दिया हुआ नहीं है, भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है किसी प्रश्न में, और पूछा है कि आप ये बताइए कि कौन सी संख्या भाज्य है, मतलब किस संख्या को भाग किया जा रहा है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर लगा देंगे और संख्याओं को पता करेंगे कि कौन सी संख्या है। मैंने आपको बताया भाज्य गिवन नहीं है, यानी कि ये वाली संख्या हमको पता नहीं है, यहाँ पे हमको नहीं पता क्या है। ठीक, हमें पता है कि जिससे भाग दिया जा रहा है वो 5 है, भाग का जो उत्तर आ रहा है वो 9 है, और जो शेषफल है वो 4 है। जिसको भाग दिया जा रहा है वो संख्या कौन सी है, यानी कि भाज्य क्या है, वो हम इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे, ये सारी संख्याएं इस जगह पर रख कर। ठीक है, तो भाजक क्या है? जिससे भाग दिया जाए, यानी कि 5 को हमने यहाँ रख दिया। भागफल क्या है? जो उसका उत्तर है, यानी कि 9, तो 9 को हमने यहाँ रख दिया। शेषफल यानी कि लास्ट में जो बच रहा है, यानी कि 4, तो 4 को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अपने जो साइन है उनको उन्हीं जगह पे रहने दिया। अब एक वर्ड मास का रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं बताना भूल गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले वर्ड मास की बात करूँगी। तो वर्ड मास में जो नियम है वो बताता है कि पहले हमको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमको ऐड करना है।
ठीक है, तो हम यही करेंगे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 9 जा 45, ऐड करेंगे इसमें 4, कितना आ रहा है 49। तो आई थिंक 49 ही था ना यहाँ पर, ये संख्या कितनी आई हमारी 49। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया इससे आप सभी संख्याओं को पता कर सकते हो। तो अब सपोज़ ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ मुझे आपको लगता है कि मैंने सही नहीं बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो इसके बारे में। अब सपोज़ हमारे पास भाज्य है, भाजक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को इधर ले आएंगे बराबर के चिन्ह के। ठीक है, जब भी कोई संख्या हम बराबर के चिन्ह के इधर उधर करते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो जो ये प्लस का साइन है इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये गुणा का साइन है, जब हम इसको इस संख्या को बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग का। ठीक है, तो इसको यही कर लेते हैं। मैंने कहा हमारे पास भाजक नहीं है, भागफल भी है, शेषफल भी है और भाज्य भी है, यानी कि अब की बार हमको ये वाली संख्या पता नहीं है, ये तो पता है 49 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाज्य, पहले हम इस संख्या को इधर लेकर आएंगे जो कि प्लस में है, यहाँ पर जो कि गुणा में होती है वो इसके साथ में बंधी रहती है, इसलिए पहले हम प्लस और माइनस वाली संख्याओं को इधर उधर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस संख्या को हम इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगी माइनस, मैंने अभी आपको बताया बराबर के इधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की है यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगी माइनस। शेषफल, अब ये यहाँ पे भागफल में है, सॉरी भागफल यहाँ पे गुणा में है, इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा नीचे, भागफल बराबर भाज्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाजक, यहाँ तो भाजक बचा ना ये वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। ठीक है, तो ये हमें बस एक ही फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, फिर जो भी चीज़ हमसे पूछी जा रही है उसको हम इस जगह पे रख के बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ रख के सॉल्व कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। अब अगर सपोज हमें भागफल पता है, शेषफल भाजक और भागफल नहीं पता है, भाजक पता है, शेषफल पता है और भाज्य पता है, तो क्या करेंगे, भागफल को इधर रखेंगे, शेषफल इधर ले जाएंगे माइनस में, भाजक नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो भी गुणा में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, जो भी इधर प्लस में है वो इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लगता है कि मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज आपसे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पहाड़ा आपको दे दिया जाता है, 3 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, किसी की भी पहाड़े का आपको क्या करना है, उस पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं सबका योग करना है। तो क्या करोगे, सारा योग करते फिरोगे, ऊपर से लेके नीचे तक सारा पहले लिखोगे। अब सपोज़ किसी ने दे दिया 35 का योग कीजिए, तो फिर क्या करोगे, सारी 35 के सारे जो भी संख्या है उसके पहाड़े में यानी कि उसकी टेबल में आती हैं वो सारी लिखो, फिर उसको सॉल्व करो, है ना। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक चीज़ होती है, उसको हम क्या करते हैं, जिस भी पहाड़े के बारे में ऐसा पूछा जा रहा है उसको हम 55 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं का योग, यानी कि उस पहाड़े से जिस चीज़ का भी पहाड़ा है वो उससे गुणा होने वाली सारी संख्याओं का योग 10 तक की कितना हो जाएगा, उस पहाड़े का गुणा कर देंगे हम 55 से। ठीक है, तो इसका ये आंसर निकल आएगा। सपोज़ छोटी सी संख्या लेते हैं हम, 3 है हमारे पास। ठीक है, 3 जो है हमें उसका निकालना है, सारी संख्याओं का जो उसके पहाड़े में आती हैं उन सारी संख्याओं का टोटल कितना होता है, उसका योग कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहाड़ा किसका है, 3 का, इसको गुणा कर देंगे 55 से, कितना आ जाएगा
165। ठीक है, करके देखना 3 से लेके 30 तक। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, करके 30 तक, 3 10 30 तक जितनी भी संख्याएं इस पहाड़ी के अंतर्गत आ रही हैं, इस पहाड़ी के अंदर आ रही हैं, उन सारी संख्याओं का टोटल 165 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हमको पता होनी चाहिए। और कुछ टर्म्स हैं जैसे उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ये क्या होती है? उत्तरवर्ती संख्या वो होती है जो आगे की संख्या होती है। जैसे 2 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी? 3। 7 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी? 8। ठीक है, एक होती है पूर्ववर्ती संख्या। उत्तर का मतलब आगे और पूर्व का मतलब पीछे, तो पीछे की संख्या, यानी कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 8। नॉर्मल सी थिंग्स हैं, ये पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो के लास्ट में ये बताई हैं। और कुछ सवाल मैं आपको भी थोड़े से लिख कर दे दूँगी यहाँ बोर्ड पर, आप उसको सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम वो सॉल्व करेंगे, फिर बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, क्वेश्चन ज़रूर नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर और उसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करके देखिएगा घर पे, सभी से हो जाएंगे, बहुत ही इजी से हैं और थोड़े आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं, थोड़ा पिछले वीडियो से रिलेटेड हैं। और मैं आशा करती हूँ सभी इनको करेंगे और सभी इनको कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। थैंक यू।